हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और हमने 3rd चैप्टर तक फिनिश कर लिया था और आज हम चैप्टर 4 देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स में, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, और हम इसमें पॉइंट्स वाइज जैसे बुक में ही दिया गया है कि स्टोरी की तरह समझाया गया है बुक में, ताकि वो जो 6 क्लास के बच्चे होते हैं इतने मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा स्टोरी की तरह ही इसमें समझाया गया है। ऐसे ही हमने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और ज़रूर आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और काफ़ी आपको फ़ायदा भी होगा इससे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिर। तो उसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हड़प्पा की कहानी। देखिए, हड़प्पा की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। कब मिला पुरस्थल? ये 150 साल पहले लगभग। ठीक है, हड़प्पा पुरस्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। क्वेश्चन बनता है कहाँ पर है हड़प्पा पुरस्थल, तो कहाँ है ये? आधुनिक पाकिस्तान में, और ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन शहरों का जो निर्माण है वो कब हुआ? वो लगभग 4700 साल पहले, यानी कि 2700 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? ऐसा कालक्रम अगर पूछा जाए तो 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस नगर की जो खोज है सबसे पहले हुई हड़प्पा की, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारतें मिली हैं, जो भी इमारतें मिली हैं, उनको हड़प्पा ही नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारत ही कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, कहाँ है ये नगर है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में। भारत में अगर देखें तो भारत में ये गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में है। यानी कि ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में है और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में भी ये इसके पुरास्थल मिले हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हम नोट्स काफ़ी स्पीड में हमें देखना होगा, वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा स्लो चलना है या फिर कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप बाद में वीडियो देख सकते हैं और पॉज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना सेकंड पॉइंट क्या है। तो इन नगरों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इसमें कहा है कि कई नगर 2 या अधिक हिस्सों में विभाजित थे। नगरों की विशेषता की बात करें तो 2 या अधिक हिस्सों में विभाजित थे ये। पश्चिमी भाग छोटा ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी भाग बड़ा था, जो कि निचले का इलाके में था। ठीक है, अब ऊंचाई वाला जो भाग था उसको नगर दुर्ग कहा है पुरातत्वविदों ने, और जो निचला हिस्सा था उसे निचला नगर कहा है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने थोड़ा ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है, जिस तरीके से मुझे समझ में आया है। देखिए, ये पश्चिमी टीला जो ऊपर वाला इलाका था, जो थोड़ी ऊंचाई पे बना था, ठीक है, इसमें उसको माना जाता है कि पुरोहितों का वो हिस्सा रहा होगा या फिर पुरोहित वर्ग वहाँ पे रहा करते होंगे, और उसके चारों ओर जो दीवार थी वो सुरक्षित चारदीवारी बनाई गई थी, जो कि कैसी थी? पक्की ईंटों की थी। और दूसरा जो हिस्सा था वो निचला हिस्सा था, उसे पूर्वी टीला बोला गया। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला 2 हिस्सों में बटा हुआ था शहर। ठीक है, वो शहरी इलाका था और ज़्यादा जनसंख्या यहीं रहती थी। ठीक है, अब देखिए इनकी विशेषताएँ क्या थी। दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ थी, जैसा हमने ऊपर देखा, और पक्की ईंटों से बनाई जाती थी ये चारदीवारियाँ। ठीक है, कुछ नगरों के दुर्ग नगर में और कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के दुर्ग में नगर में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक सबसे विशाल यहाँ पे स्थल मिला है, पूरा स्थल। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की बात आ गई है तो इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या खास था ऐसा। देखिए, मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसमें खास तालाब बनाया गया जिसे महान स्नानागार कहा गया। आगे हम पिक दिखाएंगे भी। आगे इससे पहले देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था पूछा जाए तो ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और एक खासियत और थी कि पानी रिसाव रोकने के लिए उन्हीं प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर क्या चढ़ाया गया था? चारकोल की परत। ठीक है, और उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और आगे देखते हैं, इसे भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था।
कैसे भरा जाता था? कुएं के पानी से, ठीक है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी में ये एक मैप दिया गया है। देखिए, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर के बारे में मानचित्र दिया हुआ है। देखिए, सिंधु नदी है इधर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और यहाँ पे ये सारी की सारी नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी। जो यहाँ पे हड़प्पा पुरा स्थल मिला है, यहाँ पे राखी गढ़ी मिली है, कालीबंगा और गंगवेरी वाला, चहुंदड़ो, सुतकागुड़, ये सारे पुरा स्थलों के बारे में ये मानचित्र है, आप से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो के बाद अगली जो साइट मिली है वो है कालीबंगा और लोथल। इन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं और संभवतः ये यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है। अब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल की बात करें तो कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो और लोथल, इनमें क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं बड़े बड़े। और इन सभी स्थलों में मिली वस्तुएं, इनके बारे में दिया गया है आगे। मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, और पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि यहाँ से मिले हैं, ठीक है, इन स्थलों से। देखिए, थर्ड पॉइंट है भवन, नाले और सड़कें कैसी थी वहाँ की? तो घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे थे, यानी कि घर के जो आंगन था उसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार और कुछ घरों में कुएं मिले हैं। कई नगरों में सीधी लाइन में बने ढके हुए नाले मिले हैं, ठीक है, सीधी लाइन में बने हुए ढके हुए नाले मिले हैं। नाली में हल्की ढलान, घरों की नालियों का सड़कों की नाली में जुड़ा होना ये पाया गया है। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिससे इनकी सफाई की जा सके। ये सारी चीज़ें वहाँ मिली हैं। घर, नाले और सड़कों का जो निर्माण है उस टाइम पे योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, काफ़ी सोच समझ कर बनाई गई ये सारी चीज़ें थी, व्यवस्थित तरीके से। देखिए, मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार मिला है वो कुछ इस तरीके का है, जिसको कुएं से भरा जाता था। देखिए, चारों तरफ इसमें सीढ़ियाँ दी हुई है दोनों तरफ चढ़ने उतरने के लिए, और इसके ऊपर दोनों तरफ कमरे चारों तरफ बनाए गए हैं, जो कि शायद कपड़े बदलने के लिए बनाए गए होंगे नहाने के बाद। ये सारी चीज़ें यहाँ मिली हैं मोहनजोदड़ो में। और देखिए, एनसीईआरटी में ये पिक दी हुई है कि हड़प्पा के जो नगर थे उसमें ईंटों की चिनाई कैसे की गई थी। देखिए, कितने सही तरीके से उस ईंटों की चिनाई की गई थी। देखिए, अब हमारा जो 4th पॉइंट बनता है वो है नगरीय जीवन के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय जीवन था वो कैसा था। वहाँ पे जो पुरातत्वविदों को जो भी वस्तुएं मिली हैं उनसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि कैसे, जो भी साक्ष्य मिले हैं उनसे अंदाज़ा लगाया है कि किस तरीके से नगरीय जीवन रहा होगा, ठीक है। तो 4th पॉइंट है नगरीय जीवन। नगरों में हलचल रहती थी, यहाँ खास इमारतें बनाने की योजना बनाने वाले लोग रहते होंगे, संभवतः यहाँ के शासक थे, ठीक है, जो कि यहाँ के शासक रहे होंगे। शायद शासक लोग मन को तथा सोने चांदी के आभूषण जैसी चीज़ें रखते हों, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया। इन नगरों में लिपिक मोहरों पर लिखने वाले भी होते थे। कौन होते थे? नगरों में लिपिक होते थे, जो कि मोहरों पर लिखने काम करते होंगे, ठीक है। और शायद ये अन्य चीज़ों पर भी लिखते हों जो बची नहीं है इस टाइम पे, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया। आगे देखते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो घरों या उद्योग स्थलों पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। नेक्स्ट है, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे वहाँ से। मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब आगे देख लेते हैं 5th पॉइंट है वो है नगर और नए शिल्प कैसे थे उस टाइम पे। नगर और नए शिल्प की बात करें तो वहाँ पुरातत्वविदों को वहाँ पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी चीज़ें मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखिए, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या थी? मनके यानी बीड्स, बाट और फलक यानी कि ब्लेड्स मिले हैं, जो कि सबसे आकर्षक वस्तुओं में से हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन
आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे। कैसे जो मोहरें होती थी उनका आकार कैसा होता था, तो वो आयताकार होते थे और उन पे सामान्यतः क्या होता था, जानवरों के चित्र बने होते थे। ठीक है, इन पत्थरों की मोहरों पर। ठीक है, यहाँ के लोग काले रंग के डिज़ाइन के लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग के डिज़ाइन वाले लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट है कपास की खेती। कपास की खेती के बारे में बात करें तो लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती का कालक्रम क्या है, 7000 वर्ष पहले। ठीक है, कहाँ होती थी, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले। चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। सूत कताई का साक्ष्य कैसे पता चलता है, तो वो पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियों से पता चलता है कि सूत कताई का काम होता होगा। ठीक है, फेंस किसे बोलते हैं, फेंस किसे कहेंगे, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। कैसे, बालू और पत्थरों को के जो चूर्ण हैं उनको गोंद में मिला करके वस्तुएं बनाई जाती थी, जिसे फेंस कहा जाता था। ठीक है, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फिर उन वस्तुओं पर चिकनी परत को रंगाई, यानी कि चिकनी जो परत से रंगाई या चढ़ाई की जाती थी। ठीक है, इस चिकनी परत का रंग प्राय नीला या हल्का समुद्री रंग का होता था। रंग कैसा होता था, नीला और हल्का समुद्री रंग। नेक्स्ट है, फेन से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेन से क्या बनाए जाते थे, अगर क्वेश्चन बने तो क्या बनते थे, मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनते थे। ठीक है, 6 पॉइंट है कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल की खोज में यानी कि ये बताते हैं कि व्यापार बाहर भी होता था कच्चे माल की खोज में। तो कच्चे माल वे पदार्थ हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ये क्या होते हैं, कच्चे माल, जैसे कि लकड़ी या धातु अयस्क प्राकृतिक रूप से मिलता है, कच्चे माल हैं ये। और किसान द्वारा कपास उगाना क्या है, कच्चा माल है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनता है। ठीक है, ये कच्चा माल है। अब देखते हैं, हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर वे दूर दूर से आयात करते थे, यानी खरीदते थे। यानी कि आयात भी होता था उस टाइम पे। अब देखो आयात क्या क्या होता था उस टाइम पे, तो तांबा ये राजस्थान, ओमान यानी पश्चिमी एशिया से खरीदते थे। टीन आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से लेते थे। सोना आधुनिक कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफ़गान से लेते थे। कांसा कैसे बनता था, तांबा प्लस टीन मिला करके। तो तांबा तो होता, तांबा ये राजस्थान से लेते थे और टीन आधुनिक ईरान से लेते थे, जिससे ये कांसा बनाए जाते थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है 7, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। भोजन कैसे था ये देखना है हमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें, लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। बिल्कुल सब नगरों में नहीं रहते होंगे, कुछ लोग गाँवों में भी रहते होंगे। वे अनाज उगाते थे तथा जानवर पालते थे। ठीक है, आगे देख, किसान व चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। कौन, किसान और चरवाहे जो शहरों में रहने वाले शासक हैं, लेखक हैं, उनको क्या करते थे, खाने का सामान देते थे, यानी आयात निर्यात होता था। और हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या क्या उगाते थे हड़प्पा के लोग, गेहूँ उगाते थे, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, ये चीज़ें उगाते थे हड़प्पा के लोग। और ज़मीन जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। नई बात क्या थी कि ज़मीन जुताई के लिए हल का प्रयोग वहाँ पे शुरू हो गया था। और लकड़ी से जो बने हुए थे, इसलिए नहीं बचे हैं अभी। हाँ, हल के आकार का खिलौना मिला है। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, अतः सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता था। वर्षा कम होने के कारण क्या करते थे, ये सिंचाई के लिए पानी का संचय करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे, जो कि उसमें एक अलग दे देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बैर जैसे फल इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी ये करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम निरीक्षण करेंगे 2 नगरों का हड़प्पा कालीन। एक है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे।
बसा नगर है ये। यहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी कि 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थीं और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान, सार्वजनिक कार्यक्रम होता था वहाँ पे। और कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। कहाँ पे? धोलावीरा में। नेक्स्ट है जिसे लकड़ी में जड़ा गया था। ये अनोखा अवशेष है, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा के जो लेख हैं मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, तो इसलिए ये अनोखा हो गया था कि पत्थरों पर अवलेख बनाए भी गए और उन्हें उकेरा भी गया, फिर उसे लकड़ी में जड़ा भी गया था। तो ये एक अनोखा अवशेष था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है लोथल। लोथल के बारे में अगर देखें तो ये खंबात की खाड़ी यानी गुजरात में साबरमती की उपनदी के किनारे बसा एक नगर है, ठीक है। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल की एक बात अच्छी ये थी कि यहाँ पर के कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ एक भंडार गृह भी था जिसमें से कई मोहरें और मुद्रांकन यानी कि मोहरबंदी क्या है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप। गीली मिट्टी होती थी, उसको दबा करके एक छाप बनाई जाती थी, उसे बोलते थे मोहरबंदी, ठीक है। ये मिले हैं। नेक्स्ट है यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का कार्य होता था और पत्थर के टुकड़े अधबने मनके मिले हैं। मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बनता है 8th कि जब इतनी अच्छी सभ्यता थी तो इसके अंत का रहस्य जानेंगे हम। सभ्यता के अंत का रहस्य, ये हमारा 8 पॉइंट है जो कि लास्ट है। देखिए, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अब इसके लिए क्यों छोड़ दिया, इसके लिए हम पुरातत्वविदों को कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है, पर उनके अनुसार मोहर लेखन और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया, ठीक है। कच्चे माल का आयात कम हो गया और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा, ये कारण थे। और नेक्स्ट है कि जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे, ठीक है। नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए, इलाके में बाढ़ आ गई। बाढ़ को मेन कारण माना जाता है, पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। देखिए, नेक्स्ट है कि शासकों का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए, आगे कह रहा है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा और आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो उजड़ गई थी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया था, ठीक है। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, ठीक है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे उसके नोट्स पे। तो ये कारण स्पष्ट नहीं बताते कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, ठीक है। ये थे हमारे 4th चैप्टर की नोट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में अगले नोट्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।